नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे बात करेंगे, जहां आईआरएफसी का शेयर 114 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 52 वीक का लो लगा के इस शेयर ने 108 रुपए तक का अमाउंट दिखाया है, जहां पे शेयर प्राइस में वापस से तेजी बनने का कारण ये निकल के आया है क्योंकि गवर्नमेंट अब आईआरएफसी और साथ ही आईआरसीटीसी कंपनी को, दोनों ही रेलवे कंपनी से जुड़ी हुई शेयर्स हैं, जहां पे आईआरएफसी को मिनी रत्न के दर्जे से निकाल के अब नवरत्न के दर्जे में अपग्रेड कर रही है। अब नवरत्न की कैटेगरी में जब आईआरएफसी और आईआरसीटीसी जैसी कंपनियां आ गई हैं, तो टोटल नवरत्नों की जो संख्या है पूरे देश भर में जो सरकारी तौर पे हैंडल किया जाता है, वो 24 कंपनियों से बढ़ के अब 26 हो गई हैं। यहाँ पे जो लोग रेलवे में खास करके आईआरएफसी के शेयर में इन्वेस्टेड है, तो उन्हें तो ये पेन काफी अच्छे से पता ही होगा कि आईआरएफसी अभी भी इस वक्त अपने टॉप पिक से 230 रुपए का जो हाई लगा था, वहां से 50% आप डाउन कह सकते हैं। लेकिन एक तरीके से देखिए तो करंट प्राइस जो है, इसे वापस से उस प्राइस में जाने के लिए 100% का जंप लगाना पड़ेगा। जहां 114 और 15 रुपए पे ट्रेड करता हुआ शेयर यहां से 100% डबल होगा, यहां से 2x होगा, तब जाके वापस से अपने इस पीक पॉइंट को ये दर्ज कर सकता है। तो क्या ये पोटेंशियल है इस शेयर में, ये बात हम करेंगे। पे इन्वेस्टर्स को ये जरूर पता होना चाहिए कि नवरत्न कैटेगरी में आने के बाद आईआरएफसी को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। देखिए, नवरत्न कैटेगरी में जब सरकार ने इस कंपनी को डाला है, तो यहाँ पे कंपनी को होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, उसमें सबसे मेन ये आता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कंपनी अपने आगे मैनेजमेंट में कोई चेंजेस करना चाहती है, कंपनी के लिए हुए कोई बड़े डिसीजंस होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ये मीटिंग होती है। जहां पे कंपनी कभी भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेती है, तो उसे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। 86% का अभी भी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है आईआरएफसी के अंदर। बस से शेयर प्राइस एक अच्छे रिटर्न पे जाएगा, एक अच्छे हाई पे जाता है, तो वहां पे गवर्नमेंट अपने स्टेक को, अपने शेयर्स को सेल कर सकती है। तो यही चीज जब 2 दिन पहले मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही थी, जहां पे 22,000 का लेवल टूटता हुआ दिखा। हालांकि आज के सेशन में भी निफ्टी 22,000 के लेवल को ब्रेक किया था, वापस से सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत से ऐसे एनालिस्ट हैं जिनके तरफ से कहा जा रहा था कि आईआरएफसी का शेयर जब 108 रुपए पे चला गया था, तब ये कहा गया कि अगर 90-100 का लेवल तोड़ता है या 90 का लेवल तोड़ेगा, तो 80-85 के रेंज में भी जा सकता है, जहां पे एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम्स वही लोग समझ सकते हैं जो इसमें अच्छे खासे अपर लेवल पे इन्वेस्टेड हैं और वहां फंसे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसे नवरत्न का कैटेगरी दिया गया, नवरत्न एक कैटेगराइज इसे करने के बाद, यही एनालिस्ट और बाकी के कुछ और ब्रोकरेज भी आईआरएफसी जैसे स्टॉक को अब अपग्रेड कर रहे हैं कि मिनिमम टू मिनिमम मार्केट के अपसाइड के साथ इस शेयर प्राइस में 135-130 तक का रेंज देखा जा रहा है। अगर उस रेंज को ब्रेक करता है, तो आगे के और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। देखिए, ये इसमें पॉसिबल तभी होगा जब इसके वॉल्यूम शेयर्स बढ़ेंगे, जो कि आज के सेशन में देखने को मिला। 3 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, जहां 350 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इसमें देखा गया है। हालांकि जो इसका ऑप्शन मार्केट है, क्योंकि आईआरएफसी अब ऑप्शन चेन में भी काम कर रहा है, ऑप्शन मार्केट में भी आईआरएफसी लिस्टेड है, जिसके वजह से इसके अंदर जो वॉल्यूम्स है वो काफी अच्छे देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहीं से दिक्कत वाली बात नहीं है कि आईआरएफसी की जो शेयर्स हैं, इसमें जो म्यूचुअल फंड्स है, डीआईज हैं, ये अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और इस समय जो आईआरएफसी का करंट मार्केट है, वहां पे आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में आईआरएफसी ने कंसिस्टेंटली अपना एक जो रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और खास करके जो प्रॉफिट्स है उसे बढ़ाया है। यहाँ पे नवरत्न कैटेगरी में शामिल होने के नियम ये भी है कि जो कंपनी नवरत्न कैटेगरी में है, वो पिछले 2-3 सालों में लगातार अपना जो प्रॉफिट है कंसिस्टेंटली कायम रखती हो या फिर उसे बढ़ा के ही पोस्ट करती हो, जिसमें आईआरएफसी काफी अच्छे तरीके से उतर के आता है। इस कंपनी के साथ एक बेनिफिट ये भी है कि इसके कमाए हुए नेट प्रॉफिट में कोई भी गवर्नमेंट का टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट इस कंपनी से होने वाले रेवेन्यू और जो उसके ऊपर नेट प्रॉफिट होता है, उस पर कोई सा भी टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। मतलब ये कंपनी टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर है। इसका होने वाला नेट प्रॉफिट पूरे तरीके से इसके कैश बुक में, कैश फ्लो में जाता है। तो एक कैश रिच कंपनी होने के साथ साथ
ये बात अलग है कि ये एक एनबीएफसी की तरह ही काम करती है, बट रेलवे फाइनेंस में तो ये एक फाइनेंसिंग कंपनी है जो कि फंड प्रोवाइड करती है रेलवे को। तो इस वजह से इसकी जो मार्केट से बोरोइंग है, जो इसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर डेप्ट है, हालांकि वो डेप्ट फाइनेंस के रिगार्डिंग होता है, तो मार्केट से काफी ज्यादा बोरोइंग है। लेकिन कंपनी का मेन काम ही है कि मार्केट से पैसे उठा के रेलवे और रेलवे से जुड़ी हुई अलग कंपनियों को फंड प्रोवाइड करना एक अच्छे खासे इंटरेस्ट चार्ज के थ्रू। तो यहाँ पे कंपनी का जो मेन इनकम सोर्स होता है वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट इनको मिलता है, जो इन्होंने पैसे प्रोवाइड किए और उस पैसे और फंड पे जो इंटरेस्ट इनको मिलता है और एक लंबे टाइम पीरियड तक मिलता रहता है। इसी तरीके की कमाई के साथ कंपनी साल भर में 26,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करती है, जो कि रेवेन्यू से इनका जनरेट होता है। और उस टर्नओवर पे कंपनी जो साल भर में नेट प्रॉफिट कमाती है, पिछले 2 साल का अगर हम एवरेज भी ले तो 6,500 करोड़ होता है, जो कि अगर आप आरवीएनएल से कंपेयर करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो आरवीएनएल पे डाला था, वहां भी ये बात मैंने मेंशन किया था कि आरवीएनएल का शेयर प्राइस एक तो काफी महंगा हो गया था, करंट प्राइस में भी इसकी वैल्यूएशन में थोड़ी दिक्कतें हैं। उसी के साथ साथ आईआरएफसी के अंदर एक डिसीजन मेकिंग की ताकत तो बनती ही बनती है, प्लस कंपनी जो बोरोइंग्स करती है, जो मार्केट से फंड उठाती है गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, अब उन अप्रूवल्स में भी काफी ज्यादा रिलीफ्स मिलने लगेगा, जिसके वजह से आईआरएफसी और भी ज्यादा अमाउंट यानी कि थोड़ा बहुत रिस्क लेके भी अब मार्केट से बोरोइंग कर सकती है। हालांकि इसको हम एक नजरिए से देखें तो ये एक तरह का फ्रीडम, एक आजादी मिल जाती है, जहां पे कंपनी अपने टोटल नेट वर्थ का 20 to 25% तक का जो एक तरह से बोरोइंग है कैपिटल का, वो जनरेट कर सकती है ओपन मार्केट से। तो ये सब आने वाले समय में इसके बिजनेस के ग्रोथ, इसके फंड्स के ग्रोथ और फंड डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रोथ को लेके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो आईआरएफसी का जो मार्केट कैप है वो करंट में 1,48,000 करोड़ का है, जबकि ये अपने पीक पे जब गया था तो 2,40,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका था। तो इस वक्त मार्केट कैप ऑलमोस्ट कम हो चुका है, प्राइस भी 50% डाउन है, इसीलिए मार्केट कैप भी कम हो गया है। तो इसका जो पी वैल्यू होता है वो 22 के पी पे है, जो कि आज से 1 महीने 2 महीने पहले तक 24 पे हुआ करता था, जो कि अब कट के कम आया है। जितना ही पी वैल्यूएशन कम होगा उतने ही कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगेगा। एक तो शेयर प्राइस कम होता है तब पी वैल्यू कम होगी, दूसरा जब कंपनी एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती है मार्केट में और अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई और एडजस्ट करती है तब पी वैल्यू कम होता है। तो इसका जो Q3 का रिजल्ट आया था वो काफी अच्छा आया था, नॉर्मल कह सकते हैं, डिसेंट कह सकते हैं, जो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार मेंटेन करता हुआ है। यहाँ पे डिविडेंड्स की बात, तो आईआरएफसी डिविडेंड देने में जितने भी रेलवे कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, उसमें सबसे अच्छे तरीके का जो डिविडेंड आप कह सकते हैं वो आईआरएफसी देता है। क्योंकि इस बार आप पिछले साल का 2024 का डिविडेंड देखें तो 70 पैसा और 80 पैसे करके 2 बार में इसने 2 महीने के आसपास दिया था, अगस्त और सितंबर, दोनों का ही टोटल 1.5 रुपए का होता है। तो 1.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड, और खास करके इस बार जो गवर्नमेंट ने यूनियन बजट पे जो रेलवे पे खर्च होने वाला कैपेक्स है उसे पिछले साल के ही बराबर में सेम रखा है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास, उसको बढ़ाया नहीं है, क्योंकि पिछले साल के जो बजट था उसमें 20% का अमाउंट अभी भी बचा हुआ है। तो 40,000 करोड़ के अराउंड में वो पैसा है और 2.5 लाख करोड़ का ये बजट है, ऑलमोस्ट 2,90,000 करोड़ है। तो 3 लाख करोड़ के आसपास का जो बजट रेलवे के लिए ऑलरेडी पड़ा है, इसीलिए इसको नहीं बढ़ाया गया, जिसका मार्केट ने एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स लिया था और वहां से शेयर प्राइस गिरने भी लगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है आने वाले समय को, क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें ये भी सोच के इन्वेस्ट किया होगा कि हम अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2030 में रेलवे का कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हमें देखना है, रेलवे कितना ज्यादा प्रोग्रेस करेगी, अब ज्यादा प्रॉफिट में आ रही है और काफी ज्यादा अच्छे बैलेंस शीट के साथ आएगी। तो सब चीजें सोच के अगर इन्वेस्ट किए हैं 2030 को, तो करंट में मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट चल रही है, सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहा है और जो आईआरएफसी जैसे शेयर है इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो ये चीजें होना भी लाजमी है, दिखता है, क्योंकि जब शेयर प्राइस मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और अपने पीक से अगर 50% ही डाउन है तो वो इतनी भी सर्टेनिटी की बात नहीं होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि वापस से पीक पे जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सब मार्केट का स्ट्रेंथ ही दिखाएगा। तो दोस्तों, ये तो रहा आईआरएफसी के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक शेयर के साथ। नमस्कार।